पिछले क्लास में हम लोग सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन नंबर 21 तक का प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज की इस क्लास में हम लोग 22 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि ए ट्रैक कंसिस्ट ऑफ टू सर्कुलर पार्ट। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर आपको फिगर को जूम करके समझाने का प्रयास करेंगे अच्छा से। A track consists of two circular parts ABC and CD of equal radius 100 meter and joined smoothly as shown in figure. Each part subtends a right angle at its center. A cycle weighing 100 kg together with the rider travel at a constant speed 18 km per hour. इतना तो समझ पा रहे होंगे कि 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब 5 मीटर पर सेकेंड चल रहा ऑन द ट्रैक। फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द रोड ऑन द साइकिल व्हेन इट इज एट बी एंड डी। जब ये बी पॉइंट पर है और डी पॉइंट पर है तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बताइए कि रोड के द्वारा साइकिल पर कितना नॉर्मल लग रहा है एट पॉइंट बी पर, एट पॉइंट डी पर। पहले क्वेश्चन को इतना सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है समझिए आप, यही आपका सवाल है। सवाल है कि एक ट्रैक है एबीसी और एक ट्रैक है सीडी, दो सर्कुलर ट्रैक है और स्मूथली ज्वाइंट है। यहां पर ये बात तो लिखा हुआ था। दोनों ट्रैक अपने सेंटर पर यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये भी ट्रैक अपने सेंटर पर यहां पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यहां भी 90 डिग्री, वहां भी 90 डिग्री, और इसका रेडियस 100 मीटर है। सवाल में यहां लिख लेते हैं कि रेडियस जो है 100 मीटर का है। साइकिल सहित इसका मास चलाने वाले का 100 किलोग्राम है और ये 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से साइकिल चला रहा है। इतना बात क्वेश्चन में डाटा है, हम इस बात को देख सकते हैं। क्या क्या डाटा है? डाटा क्या है देख लीजिए। रेडियस 100 मीटर, 100 किलोग्राम और 5 मीटर पर सेकेंड। 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसा ही चल रहा है। तो फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द रोड ऑन द साइकिल व्हेन इट इज एट बी एंड डी। तो बताइए कि जब ये बी और डी पर जाएगा उस समय, जब ये पॉइंट बी पर है और डी पर, उस समय कितना कॉन्टैक्ट फोर्स काम कर रहा है बी पर और डी पर। सॉल्व करते हैं। एट पॉइंट बी पर जब ये चल रहा है, एट पॉइंट बी पर, तो एक तो इस पर लगेगा mg, और चूंकि सर्कुलर पाथ पर चल रहा है और हम अगर यहीं से बैठ के देखें चीजों को तो बाहर एक फोर्स लगता होगा mv²/r और एक फोर्स लगता होगा नॉर्मल, ऐसे। या फिर अगर ग्राउंड से सोचें तो एक mg और एक n, तो लिखेंगे mg माइनस n बराबर mv²/r। हम दो चीज सर्कुलर मोशन में बताते हैं। या तो आप जो पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है वहीं पर बैठ के अगर अपने आप को सोचें तो आपको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर दिखाना होता है mv²/r। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर हम ये सोच के बनाएं कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंटर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है mg और बाहर कितना लग रहा है n। तो हमें लिखना चाहिए ऐसा कि mg माइनस n बराबर mv²/r। ये हम ग्राउंड से सोच रहे हैं कि अंदर की तरफ mg लग रहा है, बाहर की तरफ n लग रहा है, तो अंदर की तरफ कुल फोर्स कितना लगा mg माइनस n, जिसे बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स बराबर mv²/r। या तो आप अगर साइकिल पर बैठ के सोच रहे हैं तो आप इसका मतलब रेस्ट में है, और उसके लिए आपको बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दर्शाना होता है जैसा कि हम दर्शाए हैं। और इसका भी अर्थ यही निकल के आ रहा है कि mg बराबर n प्लस mv²/r, जैसा दिख रहा है mg बराबर n प्लस mv²/r। तो इस समीकरण को किसी तरह से लिखें, अर्थ वही निकलता है। अगर आप सर्कुलर मोशन टाइप से बनाएंगे तो अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स बराबर mv²/r, सेंट्रीपेटल फोर्स। अगर यहाँ बैठ के बना रहे हैं क्वेश्चन को कि साइकिल सवार जहां पर है वहां पर हम भी बैठ के बना रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम तो रेस्ट में है।
और अंदर की तरफ का फोर्स और बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स बराबर होगा। और इस केस में हम क्या दिखाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, स्यूडो फोर्स। दोनों का अर्थ एक ही निकलता है, जैसे आप सोचें। तो यहां से n का मान निकल जाएगा, n बराबर आ जाएगा mg माइनस mv स्क्वायर बाई r। mg का मान कितना है, m तो कॉमन ही ले लो, 100 था m का मान, m तो कॉमन ही ले लो 100, और बचा g माइनस v स्क्वायर बाई r। थोड़ा सा हम यहां से आगे भागते हैं, तो यह जाएगा नॉर्मल का मान, m का मान 100 और g का मान मान लो कि 10 और बाकी v का स्क्वायर, v का मान था 5, 5 का स्क्वायर और बटे r, r का मान था 100। 25 चौका 100, 1/4, तो 1000 माइनस और 100 कट जाएगा तो 25 बराबर 1000 माइनस 25 बराबर 975 न्यूटन। 975 न्यूटन आएगा हमारा ये क्या, नॉर्मल फोर्स, 975 न्यूटन। चलिए, तो ये आ गया आंसर हमारा 975 न्यूटन। हमने क्या निकाला, नॉर्मल का मान निकाला। तो नॉर्मल कहां पर निकाला, पॉइंट बी पर। अगला सवाल कह रहा था कि पॉइंट डी पर निकालिए, पॉइंट डी पर आप नॉर्मल का मान निकालें। हाँ, इसी में देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है कि फाइंड द नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बाय द रोड ऑन द साइकिल व्हेन इट इज बी एंड डी। ये तो हम लोग निकालेंगे बी का, अब निकालेंगे हम लोग डी पर का। तो पॉइंट डी यहां है, पॉइंट डी यहां है हम लोग का। तो पॉइंट डी का देखिए, जब ही साइकिल सवार पॉइंट डी पर आएगा, जब भी साइकिल सवार पॉइंट डी पर आएगा तो mg इधर होगा, नॉर्मल इधर होगा और mv स्क्वायर बाई आर बाहर हो जाएगा। हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के हिसाब से बना रहे हैं। अगर सेंट्रीपेटल फोर्स के हिसाब से बनाएंगे तो लिखेंगे n अंदर की तरफ फोर्स n, बाहर की तरफ mg, n अंदर की तरफ मतलब सेंटर की तरफ, तो n माइनस mg बराबर mv स्क्वायर बाई आर। n माइनस mg, अंदर की तरफ कुल फोर्स कितना है, अगर mv स्क्वायर बाई आर को हटा दो तो अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स n, बाहर की तरफ mg, तो लिखाएगा n माइनस mg। ऐसे अगर सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह लिखें तो लिखना पड़ेगा हम लोगों को n माइनस mg बराबर mv स्क्वायर बाई आर। ऐसे भी आप समझें तो n बराबर आएगा mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर। फिर हम वही बात समझाएंगे कि ऊपर का समीकरण लिखने का मतलब है कि आप सेंट्रीपेटल फोर्स का यूज कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं, उसके हिसाब से बना रहे हैं। बाहर से देख रहे हैं कि साइकिल सवार सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसलिए अंदर की तरफ लगने वाला सेंट्रीपेटल फोर्स बराबर मास इनटू v स्क्वायर बाई आर। लेकिन आप अगर इस पर बैठकर सोच रहे हैं, उसी पॉइंट पर बैठकर सोच रहे हैं, तो फिर आपको एक स्यूडो फोर्स दिखाना होता है, mv स्क्वायर बाई आर बाहर की ओर, तो उस तरह से भी लिखेंगे तो ही लिखाएगा। और mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर का मान अभी आप समझे होंगे, उधर आया था 1000 माइनस 25, यहाँ आ जाएगा 1000 प्लस 25, यह आ जाएगा हमारा 225 न्यूटन। इस तरह से पहला सवाल का आंसर आ गया। हमने बी पॉइंट पर नॉर्मल निकाला और हमने डी पॉइंट पर क्या निकाल लिया, नॉर्मल। क्वेश्चन का पहला हिस्सा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में आते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन exerted by the track on the tires when the cycle is at B, C and D। अभी तो नॉर्मल फोर्स निकाल रहे थे हम, अभी क्या निकाल रहे थे, ए में नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स।
अब क्या निकालने बोल रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कब कब, जब साइकिल बी पर है, सी पर है और डी पर है। बी पर, सी पर और डी पर क्या निकालना है हमको, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्वेश्चन हम लोग समझ लिए हैं कि हमें क्या निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स। कहां निकालना है, बी, सी और डी पर, बी, सी और डी पर। तो समझिए बी, सी और डी पर हम निकालने वाले हैं फ्रिक्शन फोर्स। सबसे पहली बात, जब ये साइकिल राइडर जो है बी पॉइंट पर है, तो बी पॉइंट पर फोर्स सब इधर लग रहा है, इधर तो कोई फोर्स लगेगा नहीं। और फ्रिक्शन तो तब काम करता है जब कोई वस्तु या जब कोई पार्टिकल चलना चाहता है या चलने के टेंडेंसी में होता है, या तो चलना चाहता है उस पर कोई बल लगे आगे की ओर। जब भी खास पॉइंट बी पर होगा तब इसके आगे की तरफ कोई फोर्स काम नहीं कर रहा होगा। चाहे दूसरी बात, जब भी खास पॉइंट डी पर होगा तब इस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा होगा। इसलिए पॉइंट बी पर और पॉइंट डी पर फ्रिक्शन का मान 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट बी पर जो है, अगर हम पॉइंट बी का सॉल्व कर रहे हैं, हम कहां का सॉल्व कर रहे थे, बी पॉइंट का। ये जो मेरा सॉल्यूशन चल रहा था बी पॉइंट का, और ये जो मेरा सॉल्यूशन चल रहा था डी पॉइंट का। तो हम ये कह सकते हैं कि बी पॉइंट पर जो है फ्रिक्शन का मान 0 आएगा और डी पॉइंट पर भी फ्रिक्शन का मान 0 आएगा, क्योंकि यहां कोई फोर्स आय की तरफ नहीं लग रहा है। और जब तक कोई फोर्स आय की तरफ लग नहीं रहा है तो इस पॉइंट पर कोई फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा नहीं। अब बचा पॉइंट सी पर। अगर हम पॉइंट सी का बात करें तो आप ये समझ सकते हैं कि ई जो एंगल होगा बीचों बीच 45 डिग्री, तो ई भी एंगल हो जाएगा हम लोग का समझो 45 डिग्री। और आप समझिए कि यहां पर जब कोई पार्टिकल यहां पर ऐसे रखा हुआ है, इस पर एक नीचे वेट काम करेगा mg, चूंकि 45 है तो यहां काम करेगा mg cos 45, और इधर एक काम करेगा इस पर mg sin 45। ये mg तो कैंसिल हो गया, mg cos 45 और mg sin 45, और एक होगा इसका नॉर्मल रिएक्शन भी, और एक होगा यहां पर फ्रिक्शन। तो खास पॉइंट सी पर अगर वस्तु यहां पर रुका हुआ है, इसका मतलब पक्का है कि फ्रिक्शन का मान mg sin 45 के बराबर होगा। खास पॉइंट सी पर, यदि पॉइंट सी पर वस्तु रुका हुआ है, इसका मतलब फ्रिक्शन का मान mg sin 45 के बराबर होगा। इसका मतलब फ्रिक्शन एट पॉइंट सी पर जो होगा वो होगा mg sin 45। mg का मान तो आ जाएगा 1000 और sin 45 आ जाएगा 1/√2। इस तरह से आ जाएगा 500√2, और √2 का मान 1.4 अगर लें तो 14×5 = 70, 1.4, तो 700 न्यूटन के आसपास, थोड़ा सा 700 न्यूटन से ज्यादा ही आएगा। हम रूट का मान सिर्फ 1.4 ले रहे हैं, 1.414 ऐसा कुछ लेंगे तो 1.414 और गुने हो जाएगा हम लोग का 5। और 2 जीरो और फिर 3 अंक के बाद दशमलव, तो 707 न्यूटन के आसपास। अगर एक्यूरेट निकालें तो ये आंसर आएगा हमारा 707 न्यूटन। तो पहला सवाल क्या था कि पॉइंट बी पर और पॉइंट डी पर नॉर्मल बताइए। दूसरा सवाल क्या था कि पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर और पॉइंट डी पर फ्रिक्शन बताइए। जबकि पॉइंट बी पर और डी पर कोई फ्रिक्शन काम नहीं करेगा जब पार्टिकल खास बी पर होगा और खास डी पर होगा। जब पार्टिकल सी पर रेस्ट में होगा तब हम कह सकते हैं कि रेस्ट में तभी रहेगा जब फ्रिक्शन का मान mg sin 45 के बराबर हो। क्वेश्चन का 2 पार्ट हम लोग सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है कि फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन the road and the cycle just before and just after the cycle crosses C. Just before and just after the cycle crosses C. जिसमें C कोई क्रॉस कर रहा था साइकिल वाला, उसके जस्ट पहले और उसके जस्ट बाद नॉर्मल का मान बताइए।
Find the normal force between the rod and the cycle just before and just after the cycle crosses C. जब साइकिल वाला C बिंदु को क्रॉस कर रहा था उसके जस्ट पहले और उसके जस्ट बाद हमको बताना है क्या, नॉर्मल फोर्स। क्या बताना है, नॉर्मल फोर्स। तो देखिए हम लोग निकालते हैं नॉर्मल फोर्स, समझिएगा। जस्ट बिफोर, अब समझिए, यहां जस्ट बिफोर सी के जस्ट बिफोर ट्रैक ऐसा है, इसका मतलब सी के जस्ट बिफोर नॉर्मल इधर काम करेगा और सी के जस्ट बाद भी, सी बिंदु के जस्ट बाद भी सी बिंदु के जस्ट बाद भी नॉर्मल तो ऐसे ही काम करेगा, समझिएगा। सी बिंदु के जस्ट पहले हो चाहे सी बिंदु के बाद, नॉर्मल तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही काम करेगा। ऐसे साइकिल लाएगा तभी नॉर्मल ऐसे ही, ऐसे देख सके तभी नॉर्मल ऐसे ही। देख यहाँ भी नॉर्मल तो अंदर काम कर रहा है, यहाँ नॉर्मल बाहर काम कर रहा था, लेकिन ट्रैक के तो ट्रैक पर वस्तु जा रहा तो उसके तो लंबवत ही ना काम करेगा नॉर्मल, तो पहले हो चाहे बाद हो नॉर्मल तो ऐसे ही काम करेगा। अच्छा, दूसरी बात, mg cos 45 भी ऐसे ही काम करेगा। mg cos 45 दोनों के लिए वैलिड है, mg cos 45 दोनों के लिए वैलिड है, लेकिन ये जो mv स्क्वायर बाई r है, पहले वाले ट्रैक में mv स्क्वायर बाई r बाहर काम करेगा, जबकि बाद वाले ट्रैक में mv स्क्वायर बाई r अंदर काम। बाद वाले ट्रैक में, क्योंकि ट्रैक ऐसे है ना, तो mv स्क्वायर बाई r बाहर की ओर लेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर। ये ट्रैक ऐसे है ना, mv स्क्वायर बाई r उधर लेंगे, तो इस केस में हो जाएगा n प्लस mv स्क्वायर बाई r बराबर mg cos 45। समझिएगा, n प्लस mv स्क्वायर बाई r बराबर mg cos 45। इसका मतलब n बराबर mg cos 45 माइनस mv स्क्वायर बाई r, पहले वाला में। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं बिफोर का, और एक बात करेंगे आफ्टर, कि बिफोर नॉर्मल कितना है और आफ्टर में कितना नॉर्मल है। तो बिफोर में नॉर्मल होगा mg cos 45 माइनस mv स्क्वायर बाई r, क्योंकि यह हो जाएगा n प्लस mv स्क्वायर बाई r बराबर mg cos 45। अगर हम जस्ट सी के पहले डायग्राम बनाएं तो mv स्क्वायर बाई r इधर जाएगा, और जस्ट सी के बाद डायग्राम बनाए तो mv स्क्वायर बाई r इधर आएगा। तो पहले वाले में हो जाएगा n प्लस mv स्क्वायर बाई r बराबर mg cos 45। इसका मतलब n बराबर mg cos 45 माइनस mv स्क्वायर बाई r, और mg cos 45 का मान mg sin 45 के बराबर होगा 707, और माइनस mv स्क्वायर बाई r का मान आता था 25, तो 707 माइनस 25 आंसर आएगा इधर का। और इसका आ जाएगा mg cos 45 प्लस mv स्क्वायर बाई r, मतलब कि 707 प्लस 25 दिया जाएगा 732, और ये आ जाएगा हमारा 682। इस तरह से आंसर आ जाएगा 682 न्यूटन और 732 न्यूटन, 682 न्यूटन और 732 न्यूटन। ये क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी में। तो फिर से सवाल सुने। पहला सवाल क्या था कि पॉइंट बी पर और पॉइंट डी पर नॉर्मल बताएं, बता दिए 275 और 1025। बी नंबर सवाल था कि पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर और पॉइंट डी पर फ्रिक्शन बताएं, बता दिए कि बी पर 0 आएगा, सी पर आएगा फ्रिक्शन का मान 707 और डी पर आएगा 0। तीसरा सवाल था कि जस्ट पॉइंट सी पर बताइए कि मैंने सी पर, जस्ट पॉइंट सी पर आप बताएं कि सी के जस्ट पहले, जस्ट पॉइंट सी पर नहीं, सी के जस्ट पहले और सी के जस्ट बाद नॉर्मल का मान क्या है। अभी हमने निकाल दिखाया, सी के जस्ट पहले का नॉर्मल, सी के जस्ट बाद। अंतर इस बात का है कि सी के जस्ट पहले mv स्क्वायर बाई इधर होगा, सी के जस्ट बाद ऐसे है इसे mv स्क्वायर बाई r इधर होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा कहां लेना है, बाहर।
या फिर सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह बनाते हैं, mv स्क्वायर बाय आर को भूल जाओ तो अंदर की तरफ कौन होता, mg cos 45, तो भी आप वही लिखते mg cos 45 माइनस n बराबर mv स्क्वायर बाय आर। यहाँ n हो जाता सेंटर की तरफ, तो n माइनस mg cos 45 बराबर mv स्क्वायर बाय आर। जैसे बनाइए डी, हम लास्ट सवाल देख रहे हैं इसका, डी वाला पार्ट, what should be the minimum friction coefficient between the road and the tire, तरह कम से कम कितना फ्रिक्शन होना चाहिए रोड और टायर के बीच में, which will ensure that the cyclist can move without with constant speed, तरह मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रोड और टायर के बीच में कितना होना चाहिए ताकि कांस्टेंट स्पीड से पूरे ट्रैक पर आसानी से चल सके। What should be the minimum friction coefficient between the road and the tire which will ensure that the cyclist can move with constant speed, ताकि साइकिलिस्ट कांस्टेंट स्पीड से चल सके। तो हम इसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन कर रहा है कि कितना मिनिमम मतलब कि फ्रिक्शन होना चाहिए रोड और टायर के बीच में ताकि जो है साइकिलिस्ट कांस्टेंट स्पीड से चल सके, एकदम इंश्योर है, वो इत्मीनान है एकदम पूरा कांस्टेंट स्पीड से चल ही जाएंगे पूरे ट्रैक पर। इसके लिए कितना म्यू का मान होना चाहिए। देखो इसमें सबसे डेंजरस पॉइंट कौन है, सी। जब आप थ्योरी पढ़ते होंगे तो बात पता चलता होगा कि सबसे डेंजरस पॉइंट कौन है, सी। अगर सी पर सही सलामत चल गया, जब हम थ्योरी पढ़ते तो आपको पता था ना यहाँ पर कितना में वेलोसिटी में कांटेक्ट छोड़ता था, अंडर रूट आर जी में, और थीटा एंगल के बाद कितना में कांटेक्ट छोड़ता था, अंडर रूट आर जी कॉस थीटा। तो इसका मतलब सबसे डेंजरस पॉइंट कौन है, सी। पीछे भी सवाल इस तरह का किए हैं, 2 सवाल पहले, कि जब कोई पार्टिकल इस तरीका से चल रहा है सर्कुलर ट्रैक पर, तो यहाँ पर वेलोसिटी कांटेक्ट छोड़ने के लिए अंडर रूट आर जी चाहिए था। अगर यहाँ से थीटा एंगल पर आप जा रहे हैं तो यहाँ वेलोसिटी कितना चाहिए, अंडर रूट आर जी कॉस थीटा। इतना वेलोसिटी में कांटेक्ट छोड़ देता था जो कि इससे कम है, मतलब यहाँ जितना वेलोसिटी में कांटेक्ट छोड़ता है उससे कम ही में यहाँ छोड़ देता है। मतलब अगर यहाँ सफल हो गया चलने में तो इधर तो आराम से चल जाएगा। ऐसा हम लोग थ्योरी में डिस्कस करते हैं और ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं पीछे। तो हम यही बताने जा रहे हैं अब कि कितना म्यू का मान होना चाहिए ताकि आराम से इस ट्रैक पर हर एक जगह चल सके। हम बोल तो रहे हैं अगर सी पर चल गया तो हर एक जगह चल जाएगा। अच्छा बात, तो म्यू का मान कम से कम कितना होना चाहिए, ठीक है। म्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बोले एफ बटा एन। म्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बोले एफ बटा एन। तो एफ का मान कितना है पॉइंट सी पर, एफ का मान आया था 707, तो 707। एफ का मान कितना आया था, बोले 707। लेकिन एन का मान पॉइंट सी पर देखें तो पॉइंट सी के जस्ट पहले एन का मान है 682। अब पॉइंट सी के जस्ट बाद देखें तो एन का मान है 732। मतलब पॉइंट सी के जस्ट पहले फ्रिक्शन इतना होना चाहिए और पॉइंट सी के जस्ट बाद फ्रिक्शन इतना होना चाहिए। और आपको देखने से लगता होगा कि 0 दशमलव समथिंग क्या आएगा, कुछ 0.9 के समथिंग आएगा, क्योंकि ऊपर छोटा संख्या नीचे बड़ा संख्या है। इसका मतलब इतना फ्रिक्शन में काम चल जाएगा यहाँ। लेकिन आप यहाँ देखें 707 बटा 682, तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ ही आंसर आएगा। तो 707 में 682 से भागा देंगे तो ये आएगा आपका 1.037। आंसर यही दे रहा है 1.037, इसलिए हम लिख दिए हैं। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, भागा देके देखिए 707 भागा 682, 1.037 आ गया, मान लो आएगा ही, तब समझो। मतलब यहाँ फ्रिक्शन चाहिए सी के जस्ट पहले 1.037, यहाँ फ्रिक्शन चाहिए 0.9। अब पूछता है कि सबसे मिनिमम कितना होना चाहिए ताकि पूरे ट्रैक पर आसानी से चल सके, तो लोग आंसर देते हैं 0.9। उनको देखने में लगता है कि ये वाला ज्यादा है, ये वाला कम, तो ही आंसर होगा। ऐसे नहीं है। हम मान ले जाए कि मार्केट गए, कोई सब्जी है 5 रुपए किलो, कोई सब्जी है 10 रुपए किलो, कोई सब्जी है 25 रुपए किलो, और हमसे सवाल ये पूछा जाए कि आपके पॉकेट में मिनिमम कितना रुपया होना चाहिए ताकि आप 1 किलो कोई भी सब्जी खरीद सकते हैं, कोई भी सब्जी खरीद सकते हैं, तो आंसर बोलेंगे 25, क्योंकि 25 होगा तो कोई भी खरीद लेंगे, अगर 5 होगा तो 25 वाला नहीं खरीद पाएंगे। बात यही है यहाँ पर। अगर फ्रिक्शन का मान 0.9 हम आंसर बोलते हैं, तो जहां फ्रिक्शन 1.037 चाहिए वहां तो गाड़ी चल नहीं पाएगा सही से। और हम अगर 1.037 आंसर लेते हैं तो फिर जहां वो 0.9 चाहिए वहां तो आराम से चल जाएगा, वहां तो 0.9 फ्रिक्शन में ही चल जाएगा, और हम तो 1.037 फ्रिक्शन सब जगह दे रहे हैं। इसका मतलब 1.037 फ्रिक्शन अगर हर एक जगह रहा तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जहां सबसे ज्यादा दिक्कत है
वहां फ्रिक्शन का मान 1.037 हमें चाहिए, इसीलिए मिनिमम वैल्यू हमारा ई हुआ। इतना फ्रिक्शन अगर पूरे रोड में और टायर के बीच रहा तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, चलने में कांस्टेंट स्पीड से चल लेगा। लेकिन अगर ई फ्रिक्शन का हम आंसर बोलते हैं तो जहां इतना फ्रिक्शन का जरूरत है वहां तो चल नहीं पाएगा सही से, इससे हमारा आंसर होगा 1.037। आशा है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत सिस्टमेटिक ढंग का क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा घिचपिच नहीं सवाल में कि कैसे कैसे हो गया। सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग आगे बढ़ते गए हैं और किए, देखिएगा समझिएगा फिर एक बार और। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 है कि इन चिल्ड्रन पार्क ए हैवी रड इज पिवोटेड एट द सेंटर। करेक्ट, चिल्ड्रन पार्क में एक हैवी रड गड़ा हुआ है, पिवोटेड एट द सेंटर and it made to rotate about the pivot so that the rod always remains horizontal। और इस प्रकार से रड को घुमाया जा रहा ताकि जो रड है हमेशा हॉरिजॉन्टल में। A children park heavy rod is pivoted at the center and is made to rotate about the pivot so that the rod always remains horizontal। Two kids hold the rod near the ends and thus rotate with the rod। ये दोनों बच्चा किनारे में रड को पकड़े हुए रड के साथ साथ घूम रहा है, ये दोनों बच्चे। लेट द मास ऑफ ईच किड इज 15 kg। आप मान के चलें कि दोनों का मास कितना है, 15 kg। The distance between the pivot of the rod where two kids hold is to be 3 meter। The distance between the points of the rod where the two kids hold is to be 3 meter। मतलब कि यहां से लेके यहां तक जहां बच्चा पकड़े हुए है वहां से वहां तक का 3 मीटर है। इसका मतलब ये जो बच्चा पकड़े हुए है ये भी 1.5 मीटर पर और ये जो बच्चे यहां से पकड़े हुए ये भी 1.5 मीटर पर, क्योंकि दोनों के हाथ का बीच की दूरी 3 मीटर क्वेश्चन बता रहा है। एंड सपोज दैट द रड रोटेट्स एट द रेट ऑफ 20 रेवोल्यूशन पर मिनट। 20 रेवोल्यूशन पर मिनट से घूम रहा है, समझ पा रहे होंगे 20 रेवोल्यूशन पर मिनट है, एक मिनट में 20 चक्कर। तो हम कह सकते हैं कि 20/60 RPS, एक मिनट में 20 चक्कर, मतलब कि 60 सेकेंड में 20 चक्कर, तो एक सेकेंड में 20/60 चक्कर। ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी 1/3। और फ्रीक्वेंसी 1/3 है तो आप चाहें तो ओमेगा का मान निकाल सकते हैं, ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू, मतलब 2 पाई/3 रेडियन पर सेकेंड। इतना से घूम रहा है। फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द रड ऑन वन ऑफ द किड्स। कह रहा है कि कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा है, जैसे रड को पकड़े हुए है तो बच्चा तो बाहर फेंकाना चाहता होगा सर्कुलर मोशन के कारण, तो हाथ में जब पकड़े हुआ तो फ्रिक्शन नहीं काम करता होगा। कितना फ्रिक्शन काम करना चाहिए, ये कितना फ्रिक्शन काम कर रहा है। फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द रड ऑन वन ऑफ द किड। रड के द्वारा एक बच्चा पर कितना फ्रिक्शन लग रहा है, जितना उस पर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है उतना ही फ्रिक्शन अंदर की तरफ लग रहा है। तो फोर्स कितना लग रहा होगा, m ओमेगा स्क्वायर r। m ओमेगा स्क्वायर r, फोर्स का फॉर्मूला पता है आपको, m ओमेगा स्क्वायर r। m का मान 15, ओमेगा स्क्वायर देख लें तो 2 पाई का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, पाई स्क्वायर 10 और 3 3 9, ओमेगा स्क्वायर हो गई। और r का मान 1.5 मीटर, तो 1.5 से कट जाएगा 6 बार का, 6 1.5 9 और 3 दूना 6 और 3 5 से 15 और 2 से कट जाएगा 40, तो 20। इस तरह से 20 बचे लगभग 100 न्यूटन के पास हमारा आंसर आएगा कि फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू कितना है 100 न्यूटन है। तो ठीक है, हमारा आंसर आया है 10 पाई स्क्वायर। तो हम लोग पाई स्क्वायर का मान 10 माने हैं ना, इसलिए 10 पाई स्क्वायर दिया हुआ है। या तो हम पाई स्क्वायर को पाई स्क्वायर लिखते या तो पाई स्क्वायर को 10 मान लिए हैं तो आ गया 100 न्यूटन। आंसर में दे रहा हम लोग का 10 पाई स्क्वायर। बात देखिए